हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रोग निदान के अंदर दोष विकृति के बारे में। देखो, हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं दोष विकृति के ऊपर, क्योंकि दोष विकृति के अंदर काफ़ी सब टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने निदान देखा था, जो कि निदान पंचक के अंदर देखा। देन उसके बाद यहाँ पर हम अग्नि के बारे में देखा। देन अग्नि के बाद यहाँ पे हमने दोष की वृद्धि का, क्षय का और दूष्य के लक्षण देखे। ठीक है। देन उसके बाद अगली वीडियो में हमने आस्य अपकर्ष देखा और आवरण के बारे में देखा। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोष का संसर्ग और दोष का संधिपातज। ठीक है। और उसी के बीच में वीडियो में हमने दोष की जो लीन अवस्था होती है वो भी देख लिया था। और एक और लास्ट टॉपिक होता है इसमें परिधावमान दोष, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। और इसके बाद हमारे जो दोष विकृति वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा संसर्गज एंड संधिपातज, चैप्टर का नाम क्या है? दोष विकृति। यानी इनके अंदर भी क्या हो रहा है कि दो दोष जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, और संधिपातज के अंदर मतलब तीनों वात पित्त कफ कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें। द कॉम्बिनेशन ऑफ दोष इन एसोसिएशन ऑफ रस आदि धातु मैनिफेस्ट इन नुमरेबल ऑफ नंबर ऑफ डिजीज, यानी इसको हम दो दूसरे समूर्छना। देखो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ उसमें क्या कहा गया है। देखो, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। इन्होंने बोला है कि जब भी आप निदानों को सेवन करने की वजह से जो आपके दोष प्रकोपित होते हैं, अब जब ये दोष प्रकोपित होते हैं तो वो किसके साथ मिलते हैं? दूष्य के साथ मिलते हैं। अब दूष्य क्या होते हैं? आपकी धातुएं होती है, आपकी मल होती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर हम धातुएं लेके चलते हैं। ठीक है। मोस्टली जो दूष्य होते हैं वो धातु को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, वो ऐसे हमें देखने को मिलता है। अब धातु कौन सी? जो रस आदि धातु है, रस रक्त मांस में, इसलिए बोला गया है रस आदि धातु है। इनको जब दूषित करते हैं, यानी दोष दूसरे को दूषित करते हैं, इसी जब ये दोष और दूसरे आपस में मिलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं दोष दूसरे समूर्छना। जब दोष दूसरे समूर्छना होती है तब जाके किसी भी व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं और वो रोग और वो व्याधि आपको यहाँ पर हो जाती है। ये हमने ऐसा कुछ संप्राप्ति के अंदर देखा था। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि जो आपके दोष होते हैं वो आपके रस आदि धातु यानी दूसरे से जब मिल जाते हैं तो उनसे मिलने के बाद आपको वो व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यही बता रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ दोष इन एसोसिएशन ऑफ रस आदि धातु मैनिफेस्ट इन न्यूमरेबल नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है। The communication of those and rasadi धातुज manifest innumerable number of disease due to the decrease homeostatic increase। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बढ़ते घटते लक्षण के बारे में बताया है। फिजिशियन मस्ट ऑब्जर्व द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ दोषास दूसरे एंड मॉनिटरिंग दिस फीचर इंडिकेशन सिम्टम। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है, एक बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि जो फिजिशियन होगा ना, वो फिजिशियन को हमेशा एब्जॉर्व करनी चाहिए कि जो दोष दूसरे के जो लक्षण है, जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है इनके लक्षणों में, इनके सिम्टम्स में क्या फीचर है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर मान लो इंक्रीज हो रहे हैं तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी डिजीज बढ़ रही है, घट रही है तो कहीं ना कहीं डिजीज आपकी कम हो रही है। ठीक है। संसर्ग दो दृष्टिज में क्या होता है कि दो दोषों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर एक पॉइंट है सन्निपातज। सन्निपातज में देखो दो प्रकार से बताया है, सम सन्निपातज, विषम सन्निपातज। अब देखो सम सन्निपातज में क्या होता है, इसमें जो तीनों दोष होते हैं वो एक इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। यानी जो वात है, पित्त है, कफ है, मान लो कि वात अगर 50% बढ़ रहा है तो पित्त भी 50% बढ़ेगा, कफ भी 50% बढ़ेगा। एक नॉर्मल मैंने नंबर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है 50% 100%। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि वात इतना बड़ा है तो पित्त भी इतना बढ़ेगा, कफ भी इतना ही बढ़ेगा। लेकिन विषम में क्या है कि मान लो वात इतना बड़ा है तो पित्त इतना बढ़ जाएगा, कफ कम हो जाएगा, क्या पता ज़्यादा हो जाए। तो ये होता है विषम, मतलब एक इक्वल प्रपोर्शन में है तो सम सन्निपातज, और विषम सन्निपातज मतलब एक इक्वल प्रपोर्शन में ना होना। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई व्यक्ति है, ये कोई हमारा रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम जो भी है, कि इसके अंदर वात पित्त कफ ये तीनों दोष बढ़े हुए यानी सन्निपातज है। अब इस सन्निपातज के अंदर भी दो चीज़ आती है, सम सन्निपातज होगा या विषम सन्निपातज होगा। सर इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो अभी बताया, यानी कि इसके अंदर या तो तीनों दोष बराबर मात्रा में है कि उतना ही मात्रा में वात बढ़ा हुआ है, उतने ही में पित्त, उतने में कफ, वो होता है सम सन्निपातज, मतलब तीनों दोष एक समान मात्रा में बढ़े हुए हैं। लेकिन विषम सन्निपातज में क्या होता है, कोई एक दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, कोई कम होगा, कोई और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई इक्वल अमाउंट है, एक पैटर्न नहीं है। ठीक है। उसे हम बोलते हैं विषम सन्निपातज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं संसर्गज विकार के बारे में। संसर्गज देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी व्याधि के अंदर जब दो दोष की इन्वॉल्वमेंट हो, इसमें बोलते हैं संसर्गज। संसर्गज का मतलब है कि दो दोष का इन्वॉल्वमेंट, दो दोष का इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर? किसी व्याधि के अंदर। जैसे डिजीज में मैनिफेस्ट बाय इन्वॉल्विंग टू और मोर दोष इज कॉल्ड संसर्गज। दो या दो से अधिक दोष अगर किसी व्याधि के अंदर है तो वो संसर्ग विकार के अंदर कहलाएगा।
दोष में यूनाइट विद धातु मल। अब बताया गया जो दोष है वो धातु के साथ, मल के साथ, यानी दूसरे जिनको हम बोल रहे हैं वो उनके साथ कह रहे मिल सकता है और बहुत सारी डिजीज उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर बताया जैसे वात आदि दोष है, ठीक है, अगर वो रस धातु के साथ मिलता है तो ज्वर उत्पन्न करता है, और वात आदि दोष के साथ रस धातु मिलती है और पुरीस के साथ, मतलब यहाँ पर दूसरे केवल रस धातु था, लेकिन यहाँ पर दूसरी आपका पुरीस भी आ गया यानी मल भी आ गया है, और यहाँ पर जो दूसरी है वो आपके साथ मूत्र भी आ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब जब दूसरी बदल रहा है तब तब आप यहाँ पर ज्वर हो रहा है, अतिसार हो रहा है, प्रमेय हो रहा है, यानी व्याधि भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको संप्राप्ति में बताया था कि दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि जब भी आप निदानों का सेवन करते हो, आपके दोस्त तो तीन ही होते हैं, या तो वात होता है, पित्त होता है, या कफ होता है। या तो वात प्रकोपित होगा, या पित्त प्रकोपित होगा, कफ प्रकोपित होगा। जब दोष ही तीन है तो फिर इतनी सारी व्याधि क्यों है? वहाँ पर भी मैंने आपको आंसर दिया था, वो डिपेंड करता है दूसरे के साथ। जैसे जैसे आपकी दूसरे बदलेंगे ना, दूसरे बहुत सारे होते हैं, आपके धातु भी दूसरे, आपके मल दूसरे, आपके दोष भी दूसरे है, ठीक है। जैसे जैसे बदलते हैं तो व्याधि भी यहाँ पर बदल जाती है। जैसे यहाँ पर हम बदल रही है कि जैसे हमने बोला कि एक बार पुरुष आ गया, एक बार मूत्र आ गया, यानी जैसे जैसे यहाँ पर दूसरी बदल रही है ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर व्याधि भी बदलती जा रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं परिधावन दोष। परिधममान दोष मतलब ये ऐसे दोष होते हैं, मतलब जो दोष हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और जहाँ पर उन्हें कोई क्षय गुण्य मिल जाता है, खाली स्पेस मिल जाता है, वहाँ पर मतलब जहाँ पर स्रोतस में दुष्टि मिल जाती है, मतलब क्षय गुण्य मतलब कि जहाँ पर स्रोतस में दुष्टि मिल जाती है वहाँ पर वो रुक जाएंगे और डिजीज को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो परिधवान दोष यही होता है। वाइटेड दोष मतलब जो दोष प्रकोपित होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में एंड मैनिफेस्ट डिजीज इन डिफॉर्म स्रोतस, और जहाँ पर हमारा स्रोत क्षय वैगुण्य मतलब स्रोतस में दुष्टि हो वहाँ पर वो रुक जाएंगे और डिजीज उत्पन्न कर देंगे। देखो ये वाली बात ही मैं आपको संप्राप्ति के अंदर बता चुका हूँ कि दोष, देखो कि मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जब भी आप निदानों का सेवन करते हो तो उससे हमारे जो दोष है वो प्रकोपित होते हैं, और जब दोष प्रकोपित होंगे तो वो दूष्य के साथ मिलेंगे, ठीक है। दूष्य के साथ मिलते हैं। दूष्य क्या होते हैं? धातु होते हैं, मल होते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर उन्हें क्षय वैगुण्य मिलता है। क्षय वैगुण्य मतलब जहाँ पर स्रोतस में दुष्टि मिलती है वहाँ पर ही दोष दूसरे समूर्चना हो जाती है, और जहाँ पर ही दोष दूसरे समूर्चना हो जाएगी वहाँ पर आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, देन आपको वो व्याधि देखने को मिलेगी। एक जनरल संप्राप्ति है जो आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद परिधान दोष के अंदर बताया कि ऋतु काल के अंदर कि दोष किसी का संचय होता है, किसी का प्रकोप होता है, किसी का समन होता है। फिर दोष की गति बताई गई है, या तो दोष ऊपर की मूव करेंगे या नीचे की ओर या फिर तिर्यक गति मतलब किसी भी डायरेक्शन में। फिर व्याधि काल बताया गया कि संचय, प्रकोप, परसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त अवस्था, भेद अवस्था। कोष्ठ से शाखा में दोष कर सकते हैं, शाखा से कोष्ठ में कर सकते हैं, ये आश्चर्य अपकर्ष हो सकते हैं। आश्चर्य अपकर्ष मतलब यही है कि आश्चर्य का मतलब होता है खींचना, आश्चर्य का मतलब होता है स्थान, अपकर्ष का मतलब होता है खींचना, यानी दोषों को अपने स्थान से खींचना। कौन करता है? वात जब प्रकोपित होता है तो या तो पित्त को या कफ को अपने स्थान से निकालेगी और किसी दूसरे स्थान में पहुंचा देगी, तो वही क्या हो जाता है? आश्चर्य अपकर्ष होता है। तो ये हो गया हमारा परिधवान दोष, ठीक है। अब हमारा आता है धातुवस्थ दोषज विकार, ठीक है, मतलब धातुवस्थ दोषज विकार। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि जो दोष है वो धातु को अगर प्रकोपित करते हैं, जैसे मैंने बताया कि निदानों को सेवन करने से दोष प्रकोपित हुए, वो दोष हमारी धातु के साथ मिलते हैं, और जब जब धातु के साथ मिलते हैं तो कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर हमारा वात दोष है वो रस धातु के साथ मिलेगा। देखो वात क्या है? दोष है, रस क्या है? दूष्य है। तो दोष और दूसरे की समूर्चना ही तो हो रहा है, और जब जब दोष दूसरे की समूर्चना होती है तो लक्षण उत्पन्न होते हैं कि वात अगर रस के साथ मिलेगा तो एबनॉर्मलिटी इन स्किन यानी विवरणता आएगी, सच क्रैक्स, रफनेस, देखो मतलब कि स्किन फटी हुई देखने को मिलेगी, सूखी हुई देखने को मिलेगी। भाई रस धातु कहीं ना कहीं विकृत हो रही तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। अगर पित्त हमारा रस धातु के साथ मिलेगा तो विस्फोट देखने को मिलेगा, यानी स्मॉल पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मसूरी का क्या है ये, ठीक है, जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक। और कफ हमारा रस धातु के साथ मिलता है, यानी कफ और रस की समूर्चना होती है तो स्टिफनेस एंड वाइटिश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। वात अगर रक्त के साथ है तो सीवियर पेन, लॉस ऑफ टैक्टाइल एमिस्केशन देखने को मिलेगा। पित्त रक्त के साथ है तो विसर्प, दाह, बर्निंग सेंसेशन, और कफ के साथ रक्त है तो पांडु यानी एनीमिया, और वात के साथ मांस और मेद है तो क्रिएट ट्यूमर्स हो जाएगा, ठीक है, पेन, हार्ड एंड रफ, ठीक है। और पित्त के साथ मांस मेद है तो अल्सर, प्यूट्रिफिकेशन मतलब बॉडी का सड़ जाना, बर्निंग सेंसेशन, ट्यूमर, थ्रस्ट, और कफ के साथ में मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, ऑब्सिटी एंड डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा। देन उसके साथ वात अगर अस्थि के साथ होगा तो हमारा कॉज पेन इन थाइज, जॉइंट एंड बोन्स, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और पित्त के साथ येलोनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ आइज एंड नेल्स, और कफ के साथ लॉस ऑफ मूवमेंट।
मज्जा के साथ हॉलोनेस इन बोन, लॉस ऑफ स्लीप। देखो यहाँ पर जितने भी जो लक्षण है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे लक्षण हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वात के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, कुछ धातुओं के स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे भाई अस्थि क्या जो बोन है तो बोन से रिलेटेड होगा कि बोन क्या होगी, मतलब तो बोन कमजोर हो जाएगी, बोन की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, बोन ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो इस तरह से, ठीक है। अगर पित्त पित्त होगा तो पित्त की वजह से क्या हो जाएगा इसमें, तो यानी जो बोन्स बोन्स का जो उपधातु होती है जैसे मन नख नख वगैरह हो गए, तो इनमें क्या हो जाएगा, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा आईज का, नेल्स का, ठीक है। कफ की वजह से कह रहा है, कफ अगर अस्थि से रिलेट करता है तो मूवमेंट लॉस हो जाएगी। तो इस तरह शुक्र में क्या होता है, प्री मैजुकल एजुकेशन हो जाता है, नॉन एलिमिनेशन एबनॉर्मलिटी ऑफ शुक्र हो जाएगा, पित्त की वजह से बैड स्मेल, येलो डिस्कलरेशन, और कफ की वजह से मोर एक्युमुलेशन ऑफ शुक्र हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इंद्रियों में क्या हो जाता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ सेंसरी एंड फंक्शन हो सकता है, जो केवल वात की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, छोटा सा चैप्टर है, मैंने कंप्लीट करा दिया है 11 मिनट के अंदर आपका, और ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा जो दोस्त विकृति वाला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा, और तो कुछ इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा है। काफ़ी लेक्चर लग गए हैं, लेकिन जितने भी लेक्चर लगे हैं मैंने अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझाई है, क्योंकि रोग निदान में चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।